खुद को इस कंपटीशन में। तो डू एंड डाई का सिनेरियो होता है। अगर आप एंजाइटी या डिप्रेशन या टेंशन को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो फिर तो आपको कंफर्म है ये बात कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका आप प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाएंगे। तो लिहाजा एक आपको कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई होना चाहिए, और उसके अलावा जो है आपको वेल प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। जो एग्रीकल्चर में मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे साथ जो कंपटीटर था वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उस जिस कंडीशन में आया था, तो मैं उसको देख के ये हैरान हो गया कि ये कमीशन की इंटरव्यू के लिए आया है और ये इस कंडीशन में आया है। हालांकि वो गोल्ड मेडलिस्ट था स्टैटिस्टिक्स में पेशावर यूनिवर्सिटी से। तो इस वजह से उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। हालांकि मेरे पास गोल्ड मेडल भी नहीं था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। आपको तो पता है कि एकेडमिक तो वो मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। वजह ये थी कि वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं था। वो डिसेंट ड्रेसिंग जब आप करें तो डिसेंट होके जाए उनके पास। बिल्कुल ऐसा परफ्यूम आप यूज ना करें कि जो वो इरिटेटिंग हो, बहुत ज्यादा लाइट परफ्यूम यूज करें। और साथ में अक्सर ये होता है ना कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के जेबों में चेन भी पड़ा होता है जब वो उठते बैठते हैं, या कीज पड़ी होती हैं जब वो उठते बैठते हैं, तो उस कीज की आवाज जो आती है वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग होती है और एनाइंग टाइप सिचुएशन बन जाती है। तो इस चीज को अवॉइड करें, वेल प्रिपेयर होके जाएं, अपने सेल फोन को ऑफ करके जाएं और टोटली फोकस करें इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस पे। और जरूरी नहीं, थर्ड उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने माथे पे 12 बजा के रखे हैं तो वो इंटरव्यूअर आपको देख के कहेगा कि ये तो डिपार्टमेंट में आके मतलब कोई भी प्रोग्रेस शो करने के काबिल नहीं होगा। तो लिहाजा आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए, जब भी आप जाएं स्माइलिंग फेस होके जाएं। असद इलाही साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि हम इस उसको इंग्लिश में कंडक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने इसको स्विच किया उर्दू पे। तो ये क्वेश्चन मुझसे केपीपीएससी में पुलिस डिपार्टमेंट के दौरान इंटरव्यू में मुझसे किया गया था कि एक सवाल उन्होंने पूछा कि कंपोनेंट बार चार्ट किसे कहते हैं। तो मैंने उर्दू में जवाब देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा मुझे आगे से कि आपको इंग्लिश नहीं आती। मैंने कहा मुझे तो इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश में बता देता हूँ, ये तो कोई मसला ही नहीं है। बहरहाल कहने का मेरा मकसद ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो जिस जुबान में आपको बहुत कन्वीनियंट लगे, बहुत इजी लगे, आप उसी में जो है स्टार्ट उसी से करें। ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश जो है वो आपका इंटेलिजेंट लेवल या वो जो है आपकी जहानत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। बेशक। बहुत सारे अंग्रेज अनपढ़ लोग होते हैं लेकिन वो जाके अंग्रेजी में बात कर लेते हैं। तो आप कभी भी ये जहन में ना रखें कि मैंने अंग्रेजी में इंटरव्यू नहीं दिया तो शायद मेरे चांस ऑफ सिलेक्शन जो है वो कम पड़ जाएंगे। नहीं, आपके पास इल्म होना चाहिए और फील्ड से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, और इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, जिस तरह के हमने अपने लाइफ में देखा, एक्सपीरियंस हुआ हमें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर लिसनर्स को कोई क्वेश्चन है, कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए केपीपीएससी के हवाले से या उसके प्रोसीजर के हवाले से या कोई बुक्स रिकमेंडेशन के हवाले से, तो वो मस्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू मंगेश साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत वैल्यूएबल सजेशंस दिए, अपने एक्सपीरियंस आपने शेयर किए, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव एज वेल फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखेंगे, आप भी थोड़ा आपको वेट करना होगा। तो उससे पहले क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाने से पहले हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं राना मोहम्मद काशिफ साहब, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे और आप लोगों को अपने वैल्यूएबल सजेशन और सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे। और जो हमारे सेशन का जो फोकस था उसके हवाले से आपको ब्रीफ करेंगे। क्वेश्चंस अभी मैंने 4-5 क्वेश्चंस तैयार किए थे, तो शहनशाह साहब ने तारीबन उन्हीं क्वेश्चंस को ही अपने टेक्स्ट में उन्होंने हाईलाइट किया, तो फिर हमें दोबारा इन क्वेश्चन की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो राणा साहब के कभी हम देखते हैं राणा साहब भी अगर इन क्वेश्चन को ऑलरेडी हाईलाइट करें तो हमें क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं होगी, अदरवाइज हम उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे। तो प्लीज राणा साहब कैरी ऑन प्लीज। Assalamu alaikum everybody. I hope so everyone is listening me and my audio is accessible to everyone. Thank you very much Dr. Shakil साहब, आपने मुझे इनवाइट किया सेशन के लिए और मैं बंगश साहब को सुन रहा था, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे। सॉरी मैं कुछ लेट ज्वाइन किया। तो अब बिफोर फर्दर अडू मैं जल्दी से अपने आज के एजेंडा की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ जो हमने अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए कंडक्ट किया।
टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से है। तो मैं चाहूँगा कि जो क्वेश्चन फेसबुक पोस्ट पर लिखे गए थे उन्हीं को लेके चलूँ, ताकि हमारा जो फोकस है वो कायम रहे। आई होप सो राणा साहब, आपकी वीडियो काम नहीं कर रही? अगर वीडियो होते तो लोग आपकी ज़ियारत भी हो जाती है आपके लोगों को। मेरा ख्याल है अभी ज़ियारत ना करें, क्योंकि मैं सख्त गर्मी में अच्छा, अच्छा, बाइक चला के आया हूँ, तो चलें, ठीक है। मुझे देख के लोग घबरा ना जाएँ कहीं हाँ, कि ये कौन-सा बंदा कोई मसला नहीं, चलें जैसे आप तो कंफर्टेबल हो, यू कैन कैरी ऑन हाँ, प्लीज़। ओके फाइन। तो पहला हम देख रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। So I prepared some points on this, and I will shed light on it point by point. Uh, मेरे बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा। अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो फिर उस पे चलेंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें? तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा अपने ज़हन में कोई पहला पॉइंट ये रखें कि आपका क्या एम है। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है स्टूडेंट लाइफ में, या कोई भी जो एग्ज़ाम दे रहा होता है, वो कोई भी पोस्ट आती है, सारी पोस्टों के लिए हम लोग भी अप्लाई करते रहे हैं, सारे करते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट ऐसे ज़रूर होते हैं कि जिनमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो वो आपको हेल्प करेंगे डिटरमिन करने में कि आपका स्पेसिफिकली एम क्या है, आपने कौन से प्रोफ़ेशन की तरफ जाना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो सब में इंटरेस्ट है, मैं तो सारे ही कर लेता हूँ, तो फेयर इनफ। बहुत सारी जेनेरिक पोस्टें भी आती हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर एनी पोस्ट ऑफ एनी पोस्ट। पहली बात तो ये कि आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कम्पिटिटिव किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले आपको उसके सिलेबस को समझने की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिग्रेशन मिसाल के तौर पे लिखा ही नहीं हुआ, और हम या वो प्रिपेयर करते रहते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह डेमोग्राफर की पोस्ट आती है, अब उसमें मेजॉरिटी पार्ट जो होता है वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स का होता है। आपको बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ टेबल ये सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, हम सिलेबस नहीं देखते, हम इंडेक्स नंबर तैयार कर रहे होते हैं, हम कोरिलेशन रिग्रेशन तैयार कर रहे होते हैं, और जब पेपर सामने आता है हम कहते हैं ओहो! ये तो इसकी तो इतनी वेटेज ही नहीं है, वेटेज तो ज़्यादा वाइटल स्टैटिस्टिक्स की थी। इसलिए हमें जो ख़ुसूसन कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनका सिलेबस जो है, उसको पहले समझने की ज़रूरत होगी कि उसके सिलेबस की आउटलाइन क्या की गई है, उस तरह हमें तैयारी करनी होगी। और दूसरा है कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो बाज़ औक़ात जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो थोड़ी-सी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से भी पूछे जाते हैं। तो ख़ैर इसकी वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से क्वेश्चंस है वो भी ज़हन में होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टैटिस्टिकल ऑफ़िसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्राइमरीली इन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स आपका काम डाटा कलेक्शन होता है। तो आपने डाटा कलेक्शन करना है, तो फिर डाटा कलेक्शन के लिए कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिक पोस्ट की वो पब्लिक सर्विस कमीशन में, जहाँ तक एफपीएससी की मैं बात करूँ, तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पे बाकायदा उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो बाद में वो गायब हो जाती है, तो आप बेहतर होगा कि उसका स्क्रीनशॉट लेके, जब मैं अप्लाई करता हूँ, तो मैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन का ऑनलाइन अप्लाई करते वक़्त स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और अपने पास सेव रख लेता हूँ। तो क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी देर बाद होता है, तो फिर इंसान भूल ना जाए, तो वो फिर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो आप भी अपने पास एक फ़ोल्डर ज़रूर बनाएँ कि आपने कौन-कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उसका कौन-कौन सा सिलेबस है, उसकी क्या-क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, और आखिर में कि उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। एडवर्टाइज़ जो पोस्ट हुई है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस माँगा गया है, और अभी आपने जस्ट एमएससी की है या बीएस की है, और आप बाहर आए हैं और आप फ़ौरन से अप्लाई कर देते हैं, तो इट कुड बी अ गुड एक्सपीरियंस, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो 3 साल का अपना एक्सपीरियंस भी पूरा करें। उन्होंने अगर 3 साल का एक्सपीरियंस माँगा है, तो वो किसी वजह से माँगा। तो अगर आप वो 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेंगे और ऐसे ही पोस्टों धड़ा-धड़ अप्लाई करेंगे, तो फिर आपका टाइम भी ज़ाया होगा, और दूसरा है कि आपको वो एफ़र्ट भी होगी, लेकिन वो एफ़र्टलेस होगी, क्योंकि आप अल्टीमेटली उसके लिए सेलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस के लिए देना चाहते हैं, तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन बट इट ओकेजनली हैपेंस। तो अगर और मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, तो जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, उसका हमें बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने एग्ज़ाम जो-सा ना अटेम्प्ट करना है, तो अटेम्प्ट करने के लिए सिलेबस ये सारी चीज़ें तो समझनी है, लेकिन अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज से फ़ैमिलियर नहीं है, एटलीस्ट फ़ैमिलियर तो होते हैं ऑब्वियसली जब आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको उस पे होल्ड नहीं है, आप कुछ टॉपिक्स में लैग कर रहे हैं, फिर भी आप जा रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो बेहतर होगा कि आप एग्ज़ाम के लिए जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप
स्टैटिस्टिक्स के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, जिस तरह सर्वे ऑफ पाकिस्तान में एफपीएससी के थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आती है, तो उसमें ज्योग्राफी वाले भी अप्लाई करते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले भी अप्लाई करते हैं, और किसी हद तक अर्थ साइंसेज वालों का भी रोल होता है उसमें। तो आपको वो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि भाई मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे ऑफ पाकिस्तान के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें इतना पार्ट स्टैट का, इतना पार्ट ज्योग्राफी का, इतना पार्ट जियोलॉजी का, इतना पार्ट अर्थ साइंसेज का। तो उस डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को भी आपको स्टडी करना होगा। और आप सीएसएस के कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि जनरल साइंस 2 में ज़्यादातर मैथमेटिक्स है, तो अक्सर लोग उसके लिए वो एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, जो हम जैसे स्टैट मैथ के लोग होते हैं कि बस ठीक है, तो हम कर ही लेंगे। लेकिन असल में तो वो पार्ट 3 में 3 क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो बाकी भी आपने अटेम्प्ट करना होता है। इसलिए अपनी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज एज़ पर सिलेबस आपको बड़ा अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, मैं जेनेरिकली बात करूँगा, आपको अपनी जनरल नॉलेज पे काम करना चाहिए। अगर आप अपनी जनरल नॉलेज पे काम करेंगे, तो फिर आप आगे इम्प्रूव कर सकेंगे। क्योंकि अकेली स्टैट पे आप चलेंगे, या अकेले मैथ पे चलेंगे, या अकेली सोशियोलॉजी पे चलेंगे, या अकेली बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पे चलेंगे, तो आपका काम नहीं हो सकता है, सॉरी। क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जनरल नॉलेज आई नो याद करना, इसको मेमोराइज़ करना, इट्स अ टफ आस्क बिकॉज़ इट कीप्स ऑन अपडेटिंग। तो इसकी अच्छा तरीका ये होता है, आगे मैं फिर उसमें आऊँगा अगले पॉइंट्स में, कि क्या प्रैक्टिसेज़ हमें करनी चाहिए कि हम इस जनरल नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकें। तो डॉक्टर साहब ने जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ था, मैं ज़रा उसकी तरफ आता हूँ, उनकी इजाज़त से, कि व्हाट प्रैक्टिसेज़ नीड टू मेक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। हमें कौन-सी प्रैक्टिसेज़ करनी चाहिए कि हम अक्सर स्टैटिस्टिकल टर्म्स होती हैं, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वी टेस्ट क्या होता है, ये प्रोसीजर क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये टर्म्स होती हैं जिसमें हम बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जब टेस्ट में और एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो काम हम सारे करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि इसमें डिफ़रेंस क्या है। तो मैं कहूँगा कि आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स क्लियर करना है, तो नंबर 1 ये कि आप एक रिसोर्स पर्सन ढूँढें। ये आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका कोई ऑनलाइन सोर्स हो सकता है, जिससे आप गाइडेंस ले सकें। मेरा ख़्याल है ये क्विकेस्ट वे है कि आप अपने स्टैटिस्टिक्स के कांसेप्ट क्लियर कर सकें। आप कोई रिसोर्स पर्सन ढूँढें, कोई ऑनलाइन सोर्स ढूँढ लें, या कोई सोशल मीडिया फोरम आप जॉइन कर लें, जो कि एक्टिव है, जिससे हम भी इसी की मदद से हम आपस में कनेक्टेड है। तो एक सोशल मीडिया फोरम आप जॉइन कर लें, जहाँ पे आप अपने कांसेप्ट्स रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो क्लियर कर सकें। मेरा ख़्याल है ये क्विकेस्ट वे होगा। तो दूसरी जो मैं इसमें डायमेंशन देखता हूँ कि आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, कि पहले आप ये आइडेंटिफ़ाई तो करें आपके स्किल गैप्स हैं क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल आई फ़ील माई सेल्फ कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन इंडेक्स नंबर्स। तो फिर अगर मैं इंडेक्स नंबर की दोबारा-दोबारा एमसीक्यूज़ पढ़ता रहूँगा, उसकी थ्योरी पढ़ता रहूँगा, तो मेरा तो टाइम ही ज़ाया होगा। लेकिन मुझे पता है कि यार मैं जो-सा ना अनोवा में थोड़ा-सा कमज़ोर हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं भूल जाता हूँ कि यार आरसीबीडी कब लगता है, एलएस डिज़ाइन कब लगता है, फिर रैंडम इफ़ेक्ट मॉडल किस तरह काम कर रहा होता है। तो मुझे अपने स्किल गैप्स को पहले आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि मेरे स्किल गैप्स हैं क्या? जब मुझे स्किल गैप पता होगा, तो मैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा। तो मेरे ख़्याल है इट इज़ वेरी वाइटल कि आप आइडेंटिफ़ाई करें कि आपके स्किल गैप्स हैं क्या? जब आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिए, तो फिर उसके रिलेटेड बुक्स आप जो-सी है ना अवेलेबल, वो स्टडी करें। मैं ये 2-3 बुक से सजेस्ट करूँगा, वेरी वेल नोन है। एक तो बायोस्टैटिस्टिकल एनालिसिस है ज़ार की, जेराल्ड एच ज़ार की। एक काफ़ी अच्छी किताब है, इसमें शॉर्ट जो डेफिनिशंस भी लिखी हैं, कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई है। तो अगर आपको कोई स्टैटिस्टिकल कांसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये वाली जो बुक है ना, इसको आप ज़रूर स्टडी करें ऑन एंड ऑफ। तो या फिर आप इसको एक टॉपिक उठा लें, ऑन एंड ऑफ की बजाय आप वो टॉपिक उठा लें, उस टॉपिक को उसमें से स्टडी करें। इसके अलावा एक बुक है स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ए टू ज़ी, ये बड़ी अच्छी किताब है। ये एंड्रयू जॉलिक की है, और इसमें इसने अल्फ़ाबेटिकली जो स्टैटिस्टिक्स के कांसेप्ट आते हैं ना, तो उनको इसने डिस्कस किया हुआ है, और जो कन्फ्यूज़िंग कांसेप्ट्स हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2 एरर अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। थ्योरेटिकली तो हमें समझ आती है, लेकिन जब कोई प्रैक्टिकल रियल लाइफ़ डाटा आता है, तो वी गेट टैंगल्ड, हमें समझ नहीं आती हम क्या करना चाह रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ए टू ज़ेड एक और अच्छी किताब है, और प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स तो हम सारों को बड़ी अच्छी तरह पता ही है। हम अपने मास्टर से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट टेस्ट के लिए हम पढ़ते हैं, अग्रवाल की किताब है। इसमें बड़े अच्छे एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं, आपके कांसेप्ट्स बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएँगे। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ए टू ज़ेड ज़रूर पढ़ें। ये इसको आप अगर हैबिट बना लेंगे, तो आपके स्टैटिस्टिक्स के कांसेप्ट हार्डली खराब होंगे, या हार्डली ऐसा होगा कि आपको क्लियर ना हो रहे हों। तो ये तो मेरी एक सजेशन थी कि आप स्किल गैप्स के बाद आप अपने बुक्स की तरफ जाएँ, या आपने रिसोर्स पर्सन रखा हुआ है, तो इट इज़ आल्सो एन गुड ऑप्शन। तो उससे अगर चलूँ, तो इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हैं अपने कांसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए?
आप कोई असेसमेंट कंडक्ट करें खुद की। तो खुद की असेसमेंट कैसे कंडक्ट की जा सकती है? आजकल ऑनलाइन सोर्सेज़ बेतहाशा हैं। तो मैं खुद भी तकरीबन ऑनलाइन कोर्सेज़ करता रहता हूँ। तकरीबन 13 से 15 के करीब मैं खुद भी कर चुका हूँ। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, जर्नल रिलेटेड कर चुका हूँ। तो डाटा कैंप एक वेबसाइट है, ठीक है? लिंक्डइन पे आप बैजेज़ अर्न कर सकते हैं, itfeature.com है। तो ये मैं सारी चीज़ें मैंने एक स्लाइड पे बनाई, मैं आपसे लेटर ऑन शेयर कर लूँगा कि ये जो वेबसाइट्स हैं, इन पे आप ऑनलाइन असेसमेंट ले सकते हैं। इनमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं कि आप डाटा को कितना अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप उसके एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भई ये मेरे स्किल गैप्स हैं, इन कांसेप्ट्स में क्लियर। तो वो आपको ऑनलाइन असेसमेंट करके आपको एक मार्क्स दे देगा। आप तो उससे आप खुद को असेस कर सकेंगे भई मैं कितने पानी में हूँ। मैं खुद तो कहता हूँ मैं बड़ा डाटा एनालिस्ट हूँ, मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ ली है। बट इन रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं उनको कितना समझ सकता हूँ। तो आपको अपनी असेसमेंट करने में बड़ी आसानी होगी। तो सेल्फ असेसमेंट इज़ अ की इंडिविजुअली। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भई मैं अकेला बैठ के मेरे से नहीं पढ़ना होता, मेरे से नहीं कर, तो आप अपनी एक टीम या ग्रुप बना लें। जिस तरह हम जब हमने एमएससी की थी, मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो हमें पता था यार ये हम 10, 12, 13 लोगों की अभी तक जॉब नहीं लगी हुई या हम कोई काम नहीं कर रहे। तो हम आपस में हमारा लाइज़न ज़रूर होता था। हम एक-दूसरे को कहते थे यार ये वाली किताब पढ़ी आपने, इधर ये वाला क्विज़ लिया आपने। तो हमारी एज़ अ टीम और एज़ अ ग्रुप आपस में बड़ा लाइज़न बना होता था कि हम वो 13-14 लोग जिनकी जॉब नहीं थी या जो टेस्ट इकट्ठे अटेम्प्ट करते थे, तो हम फिर आपस में शेयर भी करते थे। तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है कि आप अपने रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ग्रुप डिस्कशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आप अकेले इंडिविजुअली काफ़ी टाइम लगाएँ, हो सकता है आपका दूसरे दोस्त को वो अच्छी चीज़ आती है, तो आप इट्स अ गुड वे टू लर्न। तो ये भी आप अगर आप एज़ अ ग्रुप वीकली या मंथली बेसिस पे कोई असाइनमेंट एक-दूसरे को असेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एनोवा अच्छा आता है, किसी दूसरे को फॉर एग्ज़ाम्पल वाइटल स्टैटिस्टिक्स अच्छी आती है, तो आप उससे वाइटल स्टैटिस्टिक्स सीख लें, उसको एनोवा सिखा दें। तो ये आपस में जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, ये भी ग्रुप की शक्ल में भी क्लियर हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है बेस्ट थिंग टू डू इज़ दैट यू ट्राई टू क्लियर कॉन्सेप्ट्स बाय रीडिंग बुक और डूइंग एक्सरसाइज़ेज़ विद एंथुसियाज़्म। अगर आप शौक से नहीं करते ना, तो फिर नहीं हो सकता। अगर आपका कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, नथिंग एट स्टेक, तो फिर भी अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल टेक योर लर्निंग टू द नेक्स्ट लेवल। मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, तो मैं जब एक जगह जॉब करता था, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता जाता था। तो अब मैंने अपने पास एक एमसीक्यूज़ की बुक रखी थी। मुझे पता था मुझे जाते हुए घंटा लगेगा और मेरा स्टॉप आखिरी था, तो आखिरी सीट से मुझे कोई उठाता भी नहीं था। तो मैंने वो किताब रखी होती, तो मैंने कहा भई ये इस घंटे में ना ये काम करना है। तो मैंने अपनी उसको रूटीन बना लिया। मुझे पता था मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई पेपर नहीं आ रहा, मेरा कोई कमीशन का आगे टेस्ट नहीं है, मैंने अप्लाई भी नहीं किया, जॉब भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट बना लेते हैं कि भई मैंने ये एक्सरसाइज़ करनी है, मैंने ये वाला कांसेप्ट क्लियर करना ही करना है, तो आपकी लर्निंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो इससे काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरा ख़्याल है ये जो प्रैक्टिसेज़ है ना, ये आपके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड या कोई भी आप जर्नल भी देख लें, कोई और सब्जेक्ट भी है आपका, बिज़नेस ऐड है या कुछ किसी और तरह का सब्जेक्ट है, तो आप अगर ये हैबिट बना लेंगे ना, कि भई मैंने करना है, तो फिर ये चीज़ क्लियर होती जाएगी, इसको रूटीन में लेके आएँगे। तो मेरे ख़्याल है मैं थोड़ा क्विकली चलता हूँ अगले की तरफ कि जी, अगला राना हमारा साहब, एजेंडा। आप थोड़ा टाइम एंड शॉर्ट है। वैसे आपके जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी फ्रूटफुल है पार्टिसिपेंट्स के लिए, लेकिन टाइम को भी हमने मैनेज करना है, तो चीज़ें आप प्रिसाइज़ कर लें और आपसे तो अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो आपको फिर मौका देंगे, अब वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, देन यू कैन आंसर देम। ओके डॉक्टर साहब, मैं आई विल जस्ट टेक 5-4 मिनट्स। मैं ज़रा क्विकली चाहता हूँ कि आपने लिखा था एग्ज़ामिनेशन टाइम या प्रिपरेशन टाइम हम कैसे मैनेज करें? तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप अपने पास एक अलार्म या रिमाइंडर लगा लें ना, मसला ये होता है कि हमने टेस्ट के लिए अप्लाई किया ना, हम भूल गए अभी हमने अप्लाई किया था। 3 महीने बाद टेस्ट होगा जाके, जब उसकी रोल नंबर स्लिप आती है फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये इस प्रैक्टिस को हमें छोड़ना होगा, तो हमारा एग्ज़ामिनेशन टाइम मैनेज हो सकेगा। तो अगर आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है तो अपने गोल्स बना लें। अभी पता है आपको 3 महीने बाद एफपीएससी का टेस्ट होता है, हर 4 महीने बाद मिसाल के तौर पे केपीके का टेस्ट होता है। आप गोल बना लें, अभी मैंने इस हफ्ते ये टॉपिक करना है, मैंने अगले महीने तक ये आधी बुक कर लेनी है और इसकी रिहर्सल करें। तो अगर आप डेली गोल्स सेट कर लेते हैं, इट विल बी गोल्ड डस्ट। तो डेली गोल्स तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अगर आप फिर भी कम से कम वीकली गोल ज़रूर डिसाइड करें। अगर आप
चाहते हैं कि अपना एग्जामिनेशन टाइम मैनेज कर लें, तो आपको एग्जामिनेशन की जो मार्किंग स्ट्रेटजी है उसको बड़ा आपको समझना होगा कि वो क्या नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो रही। अगर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, फॉर एग्जांपल 18 स्केल का दे रहे हैं, 19वें स्केल का दे रहे हैं, या 17 में भी बाज़ औक़ात डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं, आपको लिखना पड़ता है, एसेज लिखने पड़ते हैं। तो आपको समझना होगा कि भई कितने वर्ड्स कैसे लिखना है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स हैं, उनको भी समझना होगा। तो ये बड़ा क्लियर है कि आपको मार्किंग स्ट्रैटेजी अगले की पता होनी चाहिए, जो एग्ज़ामिनर या जो कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। अगर हमने इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करने में, अगले पॉइंट पे आता हूँ शॉर्टली, तो सबसे पहली मैं जो चीज़ कहूँगा, जो कि मैंने खुद बड़ी एक्सपीरियंस की, कि गेट योरसेल्फ रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम ओवरवेलमिंग एक्सपेक्टेशंस एंड फियर ऑफ फेलियर। जब हम खुद ओवरवेलमिंग एक्सपेक्टेशंस हमारा घेराव कर लेती है ना, जिस तरह बंगे साहब कह रहे थे कि हम फिर वो एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं। तो फिर हमारा वो सिलेक्शन नहीं करेंगे, भई ये तो बंदा पहले ही शक्ल से बौखलाया हुआ लग रहा है, तो इतना बोझ ले आया है, तो ये डिपार्टमेंट का बोझ खाक उठाएगा। तो इसलिए अपने आप को एक्सपेक्टेशन से रिफ्रेन करें, रिस्ट्रेन कर लें, ठीक है? और इंटरव्यू में कोई झूठ ना बोले, बी ऑनेस्ट। मतलब इट्स जस्ट एन अपॉर्च्युनिटी एट द एंड ऑफ द डे। मतलब ये सारी दुनिया तो नहीं है ना, तो आप झूठ ना बोलें। मतलब अगर आपको कोई स्किल नहीं आती, आपने कहीं एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ, तो मैंने बाज़ अहबाब को देखा, लोगों से पूछते हैं इंटरव्यू के बाद, तो कहते हैं, मैंने ये भी कह दिया था, मैंने ये भी कह दिया था, मैंने ये भी कह दिया था, कि मुझे एसपीएसएस भी आता है, मुझे पाइथन भी आती है, हालाँकि पाइथन की एबीसीडी भी नहीं पढ़ी होती। तो ये चीज़ गलत है। तो आगे अगर आपने इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, तो बेस्ट थिंग आई थिंक इज़ कंडक्ट प्री इंटरव्यू सेशंस इन फ्रंट ऑफ मिरर और रिकॉर्ड योर वीडियो बाय फेसिंग कैमरा। अगर आप ये बेस्ट चीज़ है कि अगर आप कैमरा को फेस करके खुद की रिकॉर्डिंग करते हैं ना, और आप इंटरव्यू क्वेश्चंस लिख के रख लेते हैं खुद के लिए, फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और फिर उसकी इंटरव्यू की वीडियो आप खुद रिकॉर्ड करते हैं और बाद में देखते हैं खुद को, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी होगी। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज खुद असेस कर सकेंगे, आपकी टोन ऑफ वॉइस कैसी जा रही है, आपका एक्सप्रेशन, कि आप कहीं पे वॉइस गिर तो नहीं रही, कहीं पे उठ रही है ज़्यादा। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप प्री इंटरव्यू सेशन रखें अपने आप। तो मेरा ख्याल है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी इंटरव्यू होता है उसमें डिपार्टमेंट रेलेवेंट बंदा भी बैठा होता है। तो डिपार्टमेंट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ मस्ट दैट यू मस्ट हैव अंडर योर बेल्ट बिफोर गोइंग इनटू द इंटरव्यू रूम। ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए कि आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उसका आपको पता हो। तो आगे हम चलते हैं, दूसरा क्या है कि जो रिक्रूटर्स हैं वो क्या देखना चाह रहे होते हैं एक स्टैटिस्टिशियन में। तो मेरा ख़्याल है, जो बेसिकली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो बेसिकली यहाँ पे डाटा कलेक्शन पे ज़्यादा ज़ोर है बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन। एनालिसिस पे भी है, फर्दर प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग पे भी है, लेकिन डाटा कलेक्शन पे बहुत ज़ोर है। तो आपकी डाटा कलेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि डाटा कलेक्शन कैसे की जाती है, उसकी डाटा टाइप्स क्या होती हैं, डाटा रैंगलिंग क्या होती है, डाटा माइनिंग क्या होती है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। जब आपको कोई डाटा नहीं दे रहा, तो आपसे रिक्रूटर पूछेगा, भई अब क्या करें उसके साथ? तो आपको फ़ॉलो अप स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, ये कांसेप्ट आपको आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं शॉर्ट बात करूँगा, पॉइंट्स तो मेरे पास और भी हैं, लेकिन टाइम काफ़ी शॉर्ट है। तो मैं कहूँगा कि आपको रिक्रूटर जो आप में मेन चीज़ देखना चाह रहे होते हैं ना, कि आपको सिर्फ डाटा एनालिसिस ही आता है, या डाटा एनालिसिस पे एक रिपोर्ट भी लिखनी आती है। मिसाल के तौर पे हमारी चूँकि ऑफ़िशियल लैंग्वेज इंग्लिश चल रही है, तो आपने सिर्फ टेबल ग्राफ ही बनाना आता है, या उसको इंटरप्रेट करके आपको 3-4 पैराग्राफ भी लिखने आते हैं? तो पॉलिसी के लिए आपको चीज़ दे सकते हैं। तो ये रिक्रूटर भी एक बड़ी मेन चीज़ जो देख रहा था, कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी डाटा स्टोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्या आप उस डाटा, उस टेबल ग्राफ से कोई स्टोरी बना सकते हैं, या बस आपने एक कमांड एंटर करके एसपीएसएस में बना दिया, और आपको कुछ समझ नहीं आई कि ये 0.001 जो लिखा है इसका क्या मतलब है, या 1% अगर फीमेल एनरोलमेंट है किसी यूनिवर्सिटी में, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। तो आप रिक्रूटर आपको देख रहा था कि आप डाटा को अंडरस्टैंड करके उसकी रिपोर्ट कितनी अच्छी बना रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी की पॉइंट। तो आखिरी जो मैं बात करूँगा, अपनी बात को वाइंड अप करूँगा, कोशिश करूँगा 1 टू 2 मिनट्स में, कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर नॉलेज फ्रॉम अ लर्नर टू अ प्रैक्टिशनर। ये बड़ी वाइड कंसेप्ट में, इसको आप लॉन्ग रन में भी लेके चल सकते हैं। स्पेसिफिकली आपके टेस्ट और इंटरव्यूज़ के लिए तो है ही, लेकिन ये आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया गया। तो मेरा ख़्याल है आपको अपना स्किल सेट आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि आपका स्किल सेट है, कि आपने एक टूल किट बना लें। भई ये जिस तरह गाड़ी के अंदर टूल बॉक्स होता है ना, उसके अंदर रेंच भी होता है, और तरह-तरह की चीज़ें, टूल्स होते हैं जो कि उस गाड़ी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसी तरह आपकी जो स्टैटिस्टिक्स की व्हीकल है, उसको रन करने के लिए, तो आपका क्या स्किल सेट है? आपको आर आती है, आपको रिग्रेशन आती है, आपको पाइथन आती है, आपको एसपीएसएस अच्छा आता है, आपको मिनिटैब अच्छा आता है, और उसके साथ-साथ आपको स्टैटिस्टिक्स के कांसेप्ट्स कौन से ज़्यादा अच्छे आते हैं? आपको वाइटर स्टैटिस्टिक्स अच्छा आती है, आप डेमोग्राफी की तरफ जाना चाहते हैं,
आप जो उनसे वो इकोनोमेट्रिशियन बनना चाहते हैं, आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, अपना स्किल सेट ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करें और फिर उसमें आप पॉपुलेट करें मज़ीद चीज़ों को, उसमें मज़ीद जाएँ। अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छी आती है, आप ई-व्यू ज़रूर सीखें। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छी आती है, आप आर तो ज़रूर ही सीखें, पाइथन अगली चीज़ है। एसपीएसएस बेसिक, एक्सेल ज़रूर सीखें। मैं कहता हूँ ज़्यादातर लोग एक्सेल समझते हैं और हम एक्सेल्स को अक्सर आर सीखने के चक्कर में पीछे रख देते हैं। तो आप अपना स्किल सेट आइडेंटिफ़ाई करें, कहने का मकसद है, और फिर उसमें आगे उसको अप टू डेट करें। ये तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा मेरा ख़्याल है शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी नॉलेज शेयर करें, अपनी एफर्ट्स शेयर करें और अपना फेलियर ज़रूर शेयर करें कि भई मैंने ये काम किया था, ये नहीं हो सका दिस टाइम अराउंड। तो तभी आप एक लर्नर से प्रैक्टिशनर की तरफ जा सकते हैं। और मेरा ख़्याल है आपको किसी भी कोई कॉम्पिटिशन हो ना या एग्ज़ाम, उसमें हिस्सा ज़रूर लें। क्योंकि अभी तक जब तक आप लर्नर रहेंगे, आप लर्नर ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने अगली सीढ़ी पे स्टेप रखना है, तो आपको कॉम्पिटिशन्स में और एग्ज़ामिनेशंस में हिस्सा लेना होगा। आपको कोई असेसमेंट्स कंडक्ट करनी होगी, कोई ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अभी जिस तरह अगर आप कैगल एक वेबसाइट है, उस पे आप नोटबुक्स बनाते हैं, उस पे डाटा कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उस पे प्राइज़ेज़ भी होते हैं। अभी पाकिस्तान में ओपन डाटा डॉट पीके के नाम से वेबसाइट है, उस पे काफ़ी ओपन डाटा सेट्स पड़े हुए हैं। तो उस पे भी अभी पिछले दिनों कॉम्पिटिशन है, उस पे 20,000 उन्होंने इनाम रखा हुआ था। आप एज़ अ टीम काम कर सकते हैं, एज़ अ सिंगल इंडिविजुअल काम कर सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें आप अगर आप लर्नर से प्रैक्टिशनर की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको एक स्टेप फॉरवर्ड लेना होगा कि दूसरे जो लोग क्या कर रहे हैं, उनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा। तो मेरा ख़्याल है ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा ख़्याल है आपको रियल लाइफ़ डाटा सेट्स पे काम करना चाहिए और उसके ऊपर कोई रिपोर्ट या ब्लॉग ज़रूर लिखना चाहिए। बेशक आप अपनी डायरी में लिख लें, आपके भी अभी मैं नेट पे नहीं लिख सकता ब्लॉग। आप अपनी डायरी में ज़रूर लिखें, भई ये डाटा सेट था, तो मैंने इस पे ये काम किया, इस पे ये मुझे मिसाल के तौर पे मैं आपको दूँ एक, कि एक हैंड वॉश डाटा सेट है। लेट इन मिड 17th सेंचुरी एक डॉक्टर को पता चला भी एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं। उसने कहा, भई ये क्या वजह है? क्यों हो रही है डेथ ज़्यादा? तो उसने कहा कि जो जो डॉक्टर्स थे वो हाथ धो के नहीं आते थे। तो जब उसने वो डाटा इकट्ठा किया तो फिर पता चला, अच्छा जी ये तो ये वजह थी। तो फिर उसने उसकी प्रोपोर्शन निकाली, उसका ग्राफ बनाया कि भई हाथ धोने से पहले कितनी डेथ्स हो रही थी, हाथ धोने के बाद कितनी, तो उनका प्रोपोर्शन एकदम नीचे है। तो इस बिल्कुल। तरह के जो रियल लाइफ डाटा सेट्स होते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, तो फिर आप लर्नर से प्रैक्टिशनर बनते हैं। तो मैंने कोशिश की है इसको समराइज़ कर लूँ जो शकील साहब ने मुझे टास्क दिया था। So that's all from me. And if you have any questions, please feel free to ask me. Thank you very much, Shakil sir, and others as well. Thank you, Rana साहब, बहुत शुक्रिया for your detailed discussion on given topics and questions. एक बात मैं ऐड कर दूँ, लर्नर से आप प्रैक्टिशनर कैसे बनते हैं, ये दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। राणा साहब ने भी आपको बताया कि आप कैसे बन सकते हैं। बेसिकली आपने हम जो है थ्योरेटिकल पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट्स को, मतलब हम जो है बीए एमएससी में हम 20 कोर्सेज पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के, और बीएस में 60 कोर्सेज पढ़ते हैं तकरीबन। तो इनमें हम जो है जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज हम गेन करने की कोशिश करती है। इवन हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे भी आपको चीज़ें जो है प्रैक्टिकली नहीं बताई जाती, बहुत ही कम वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो वहाँ पे भी आप कोशिश करें, आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। टीचर्स को भी चाहिए, आप में से काफ़ी लोग फैकल्टी मेंबर्स भी होंगे या टीचर्स भी होंगे, आप फ्यूचर फैकल्टी मेंबर होंगे, तो आप कोशिश करें क्लास में मिनी प्रोजेक्ट्स दिया करें। जैसे राणा साहब ने छोटी एग्जांपल दी हैंड वॉश की, तो इस तरह की छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स आप दे सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे इस सेशन में है, उनको मैं जो कोर्स पढ़ाता था, मैं प्रोजेक्ट देता था। तो प्रोजेक्ट से क्या होता है कि आपको स्टैटिस्टिक को जो है आपने रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। तो जब आप किसी चीज़ को थ्योरेटिकल पढ़ रहे होते हो तो सारा कुछ स्मूथ चल रहा होता है। किसी ने सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छी पिक्चर शेयर की थी कि 2 रोड्स की ना, एक रोड है बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जब आप इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं तो आपके पास डिफरेंट रोड्स बनते हैं, यानी वो एक ट्रेन की पटरियाँ जो है वहाँ पे उन्होंने शेयर की हुई थी। तो वहाँ से आपको गुज़रना, यानी वहाँ से आपको एक राइट पाथ जो है चूज़ करना, वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यानी आप जो है ये कोशिश करें कि आप डिफरेंट स्किल्स आप अपने अंदर प्रोड्यूस करें, अपने अंदर पैदा करें, और उनको आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप कैसे यूज़ करते हैं, वो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और उसके लिए
राणा साहब ने भी रिकमेंड किया यू कैन यूज योर पोस्ट योर ब्लॉग्स एज वेल, ठीक है। और ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ स्टैटिस्टिशियन की, उधर भी आप अपने छोटे छोटे मिनी ऐसे टाइप या रिपोर्ट टाइप आप लिखा करें। मैंने लास्ट टाइम भी एक रिपोर्ट तो कंपटीशन में रखी थी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ स्टैटिस्टिशियन के पेज पर। अनफॉर्चुनेटली किसी ने उसमें कोई इतनी पार्टिसिपेशन नहीं की। लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन बाद में किसी ने कोई इसका जस्ट मकसद क्या था, कुछ मैंने आपसे ऐसे लिखा कि मुझे कोई फायदा नहीं होना, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि लोग लिखने के, लोगों के अंदर एक हैबिट आ जाए और लोग चीज़ों को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, डेट इज इम्पोर्टेंट। तो आप लिखेंगे नहीं तो आपकी गलती का कैसे आइडेंटिफिकेशन हो। आप जब लिखेंगे तो एक्सपर्ट्स यानी आपके सीनियर्स टीचर्स भी उस ग्रुप में होते हैं, वो आपकी फिर गलतियों की आपकी इस्लाह होती है और इस तरह आप सीखते हैं। हम जस्ट इस डर से कि यार मैं तो गलत ना करूं, इस डर से हम अगर कुछ लिखें ना या हम अपने नॉलेज को हम एक्सपोज नहीं करेंगे तो गलती का अंदाजा कैसे हो। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो डिस्कस करने की है, लेकिन अभी सेशन का टाइम भी काफ़ी ऊपर हो गया। तो मैं असद इलाही को इनवाइट डॉक्टर करता हूँ साहब, और आप जो है लोगों से, लोगों के क्वेश्चंस जो ये जहाँ पे लिखे हैं वो भी हमसे शेयर करेंगे। शहनशाह साहब है और राना साहब है, वो आपसे आपके इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। थैंक यू। माशाल्लाह से डॉक्टर शकील अहमद और मिस्टर राणा मोहम्मद काशिफ साहब और शहनशाह हुसैन बंगश साहब ने काफ़ी अच्छे अंदाज में आप लोगों को गाइड भी किया और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। और इस बाद अभी जस्ट एक क्वेश्चन आंसर सेशन है। जिसका क्वेश्चन है काइंडली अपना हाथ रेज करें, और ताकि यहाँ जो भी क्वेश्चन हो वो आपके क्लियर होते जाएं साथ ही। तो डॉक्टर साद, हाँ आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डॉक्टर सादिया हूँ, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टैटिस्टिक्स। सर, हमारे दोनों रिस्पेक्टेड स्पीकर से मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो एजीसी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 10 इयर्स का टीचिंग रिसर्च या कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो मुझे थोड़ी सी इस पे क्लैरिटी चाहिए कि वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैसा होता है। अगर कोई स्टैटिस्टिशियन कोई टीचिंग के अलावा अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जॉब करके आया है जहाँ पे कि यूनिसेफ यूएसएड के प्रोजेक्ट्स डील किए जाते हैं और उनकी कोई रिपोर्ट बनती है और रियल डाटा कलेक्शन के बाद, तो क्या वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के तौर पे कंसीडर होता है या कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में कुछ और चीजें भी आती हैं? जी बिल्कुल मैडम, ये आप ऐसा कर सकते हैं कि कंसिडर तो हो सकता है, लेकिन चूंकि ये रिलेटेड टू द फील्ड नहीं है तो लिहाजा इस एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है कि द रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो चूंकि वो अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कर रही हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए फिर आपका एक्सपीरियंस भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, जहाँ तक केपीपीसी के हवाले से है। और फर्दर राना साहब भी अगर इस पे कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं राना साहब। जी मैं इस पे ये कहूँगा कि सबसे पहले ना हमें एचईसी की जो पॉलिसी है ना उसको, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। असल में हम लोग खुद से ट्रांसलेट भी कुछ खुद से कर लेते हैं कि यार प्रोफेशनल का मतलब यही होगा। तो मैंने नहीं देखी वो पॉलिसी क्या है, तो मैं पॉलिसी देखने के बाद ही मेरा ख्याल है कोई कमेंट कर सकूंगा। बट एज फार एज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इज कंसर्न तो एचईसी का मोस्टली मुराद उससे यही होता है कि आपने किसी रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन में किसी R&D सेंटर में काम किया हुआ है तो उसको वो काउंट कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट मेरा ख्याल है पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देखना चाहिए, तो फिर ही कुछ हम बेहतर इस पर कमेंट कर सकेंगे। जी थैंक यू सो मच सर। अच्छा मिस्टर सिप्तैन, आप काइंडली क्वेश्चन करें। मिस्टर सिप्तैन, आप ये अपना माइक अनम्यूट कर दें। जी सर, जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा राना साहब से क्वेश्चन है कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरह फाइंड करेंगे? नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो उस वक्त काइंडली इसको जरा एक्सप्लेन करें सर। जी थैंक यू सत्यान साहब। मैं ये बताता चलूँ कि मैं अगर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट की बात करूं
तो मैं ये कह रहा था कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो जिस तरह ही आप पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं भी मैंने लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स के लिए अप्लाई करना है, जिस तरह आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस पर लिखा होता है भाई इस प्रोविंस की इतनी इतनी सीटें हैं, ये पोस्ट का जी नाम है, और सर। नीचे उसके लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, तो जी वो जी उसके सर। अंदर लिखा होता है। ठीक है, तो ठीक मैं वही ठीक कह सर। रहा ये था कि आप वहां से उसको फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक जी सर, केपीपीएससी थैंक यू में भी वेरी। ऐसी कोई प्रोविजन होगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, शहनशाह हुसैन बंगश साहब, सर आप काइंडली जो बुक्स आपने रिकमेंड की थी उनके लिंक्स वगैरह और उनके नेम्स विद आथर अगर आपके पास हों वो इधर चैट में भी शेयर कर दें, और जो पाकिस्तान एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन है उसमें भी आप काइंडली शेयर कर दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चंस में आ रहा है, पार्टिसिपेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि बुक्स और उनके आथर्स नेम। और सदफ खान, इंटर्नशिप से रिलेटेड गाइड कर दें। तो सदफ खान, इंटर्नशिप से रिलेटेड थोड़ा सा अपना क्वेश्चन आप इधर क्लैरिफाई कर दें ताकि जो गेस्ट हैं वो आपको सही से गाइड कर सकें। सदफ खान। अच्छा, मिस्टर मशहूद बे, आप काइंडली अपना क्वेश्चन कर लें। Assalamualaikum sir. Sir, I'm doing graduation from Qatar University in statistics. सर ये पूछना था कि मैंने राणा साहब से दूसरे ऑनरेबल गेस्ट से कि मतलब जब हम किसी फॉरन बीएस के या एमफिल के बाद जब हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रेजुएशन के बाद अभी जैसे फेडरल की टेस्ट आ गई कोई, तो सर उसके उस वक्त हमारे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता हमारे पास। और मोस्ट ऑफ द जॉब मैंने जब देखी है उनकी एडवर्टाइजमेंट में, तो वहाँ पे 2-2, 3-3 साल का जॉब एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो सर वो तो हमारे पास नहीं होता। और दूसरा इंटर्नशिप के लिए भी जो ये है कि इंटर्नशिप भी के जॉब एक्सपीरियंस में काउंट होता है या नहीं? मशहूर शुरू से अपना क्वेश्चन बता दें प्लीज, मेरा कोई इंटरनेट कनेक्शन मसला करता है। एक्सपीरियंस क्या इट्स कह फाइन। रहे हैं आप? एक्सपीरियंस सर मैं यही कह रहा था कि मतलब हम जब ग्रेजुएट होके हम किसी भी टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सर वो एडवर्टाइजमेंट में यही होता है कि आपका जॉब एक्सपीरियंस इस वो 3 साल या 2 साल का। तो हमारे पास ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद वो नहीं होता एक्सपीरियंस। तो यही एमफिल के बाद भी यही सीन होता है किसी स्टूडेंट के साथ। तो सर ये क्या इसको कैसे हम करें? और दूसरा ये कि इंटर्नशिप भी जॉब एक्सपीरियंस में आती है या नहीं? अच्छा, मैं ये बताता चलो, देखिए अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है ना, तो आई बेट के ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सर में ही मांगती है ऐसा। सर आपकी मैं बात काट रहा हूँ, टाइम बहुत जी जी, इधर 1 मिनट से भी कम है, तो जब ये कट जाए तो आप दोबारा से दोबारा सेम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। सेम लिंक पे ज्वाइन कर लें। अच्छा चलो वेट कर लेते। ठीक है।